नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मिनी टेस्ट आप लोगों के लिए आयोजित किया गया था। टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ में। और साथ में आप सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने जो अंक हैं, नंबर हैं, आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में हमारे चैनल से पीआरटी में टॉप रैंकर्स हमारे ही चैनल से थे। आप यहाँ पर रैंक वाइज देख सकते हैं, सैकड़ों सिलेक्शन हमारे चैनल से हुए हैं। और आप सभी जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके बेहतरीन और शानदार तैयारी के लिए हम प्रयासरत हैं अपनी तरफ से। बाकी आप अपनी तरफ से अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। कुछ इस तरीके का मॉडल था आप लोगों का, 60 प्रश्नों का मिनी टेस्ट था। पीआरटी के जो 120 प्रश्न होते हैं उसी के 60 प्रश्न को हमने उसी का मिनी वर्जन कर दिया था। अब आते हैं यहाँ पर प्रश्नों पर सीधे चलते हैं। आप लोगों ने प्रश्न अटेम्प्ट कर लिया होगा और जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो को मत देखिएगा, आप पहले जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम में, टेस्ट ग्रुप में हमारे। और उस टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है टेलीग्राम का, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ सोल्यूशन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। उस समय असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला था। और साथ में अगर बात करें तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और साथ में प्रथम कुलाधिपति जो थे वो मौलाना मजहरुल हक थे। इसके अलावा आप जो भी अभ्यर्थी नोट कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि हम इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को शाम को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सभी लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में पीडीएफ में हमने पूरा जो सोल्यूशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पूरा हमने बना रखा, तो आप लोगों को अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, सोल्यूशन को समझ लीजिए, देन उसके बाद आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्नों पर आते हैं वापस। तो जो पहला प्रश्न था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी फैक्ट्स हमने इस पेपर के सोल्यूशन में दिए हैं पीडीएफ से अटैच करके, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में शाम में आपको भेज दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना 1929 दिसंबर 1929 में हुआ था। और ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो सही जवाब है वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने दिसंबर 1929 में सोनपुर मेला हुआ था सारण में और वहाँ पर स्थापना किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। आगे चलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी 11 अप्रैल 1936 को और लखनऊ में इसकी स्थापना की थी। और साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और साथ में इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक है हुंकार और दूसरा जो पत्रिका है वह है लोक संग्रह। बाकी इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी आपको दिया गया है इस पीडीएफ के साथ में अटैच करके एक्सप्लेनेशन एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हमने वहाँ पर इन प्रश्नों से रिलेटेड आपके लिए रखे हैं। और साथ में सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप चैनल से जोड़िए जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, 1913 में स्थापित गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही उत्तर है सोहन सिंह भाखना। और ध्यान रखिएगा 2 चीज़ें होती हैं, जब आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा लाला हरदयाल होगा। और जब अध्यक्ष पूछेगा, और चूंकि जो संस्थापक सदस्य कई सारे होते हैं, तो जो सोहन सिंह भाखना जी थे ये संस्थापक सदस्य भी थे गदर पार्टी के, यानी कि स्थापना के समय ये वहाँ पर मौजूद थे और साथ में अध्यक्ष भी थे। तो इसलिए जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जो संस्थापक भी होते हैं, उनको हम संस्थापक अध्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाकी ओवरऑल जब आपसे संस्थापक पूछता है तब वहाँ पर आंसर आपका लाला हरदयाल माना जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था सोहन सिंह भाखना था। इसके अलावा करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस गदर पार्टी से जुड़े हुए सदस्य थे।
साथ में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का एक अखबार आता था जिसका नाम था गदर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1928 में जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल क्रांतिकारी कौन थे? तो यहाँ पर आपसे जो है लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में प्रश्न पूछा गया है, लाहौर षड्यंत्र केस। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 1929 में 1930 में फाइनली 1931 में बोलेंगे 1931 में जब भगत सिंह सुखदेव को जब फांसी हुई थी, 3 क्रांतिकारियों को जब फांसी हुई थी 23 मार्च 1931, डेट आप सभी को याद होगा। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के कारण जो है फांसी हुई थी भगत सिंह को और उनके अन्य सहयोगियों को। और उसमें था क्या? तो लाहौर षड्यंत्र केस में था कि लाहौर में जॉन सैंडर्स पुलिस अधीक्षक थे और इनकी हत्या में जो क्रांतिकारी शामिल थे भगत सिंह भी थे, साथ में सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी हेल्प भी की थी, मदद भी की थी। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई थी, भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई थी, साथ में सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी मदद की थी, हेल्प की थी। क्योंकि प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हत्या में शामिल क्रांतिकारी कौन थे, तो जो पूरी हत्या की प्रक्रिया हुई है तो उसमें जो शामिल थे तो एक हिसाब से भगत सिंह भी शामिल माने जाएंगे, सुखदेव भी, चंद्रशेखर आज़ाद भी। और आप लोगों को बता दें कि सुखदेव को भी फांसी हुई थी इसी केस के कारण। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा, हमने आगे उसमें पीडीएफ में मेंशन कर रखा है कि डेट्स वगैरह तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जो लक्ष्य था मारना इनको। पुलिस अधीक्षक थे जेम्स स्कॉट नामक जो पुलिस अधीक्षक थे, इनको मारने का इनका प्लान था। और इन्होंने ही निर्देश दिया था कि साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में 1928 में, तब इन्होंने आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का। और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो है गंभीर तरीके से जख्मी हुए थे, फिर उनका जो है देहांत हो गया था। और उन्हीं की एक हिसाब से हत्या का विरोध कर जो है बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो चौथे वाले प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर 5वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था? तो आप लोगों को मालूम होगा कि वंदे मातरम यहाँ पर जो गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा या चटर्जी द्वारा लिखा गया है। रिलेशन आप लोग जानते होंगे कि इसका रिलेशन कहाँ से है। अब यहाँ पर 3 आपके पास में तीनों अधिवेशन कलकत्ता के ही हैं, तो कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर वंदे मातरम की अगर हम बात करेंगे तो सही आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन 1911 का जो था, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें प्रथम बार जो है जनगण मन जो राष्ट्रगान है भारत का, वो प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो जब जनगण मन राष्ट्रगान की बात पूछेगा तो आपका 1911 आंसर हो जाएगा। और जब भी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का बात पूछेगा कि पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। साथ में आप लोग कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम था बिशन नारायण धर, तो बी.एन. धर के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा 1901 का जो अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो बीच में जब वो भारत लौटे थे तो 1901 का जो अधिवेशन है कलकत्ता का, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में थे, बीच में घर भी आए हैं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, घर वापस आते हैं, तो उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था? तो नेशनल इनकम भारत का किसने कैलकुलेट किया था स्वतंत्रता से पहले? आपके सामने विकल्प है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया था, और इसमें इन्होंने राष्ट्रीय आय को बताया भी था कि 340 करोड़ रुपए पूरे भारत का राष्ट्रीय आय है। साथ में प्रति व्यक्ति आय उस समय उन्होंने 20 रुपये बताया था। साथ में दादा भाई नौरोजी जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहे जाते हैं। साथ में अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहे जाते हैं भारत के ब्रिटेन में।
और साथ में प्रथम भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे एमपी के तौर पे 1892-95 के बीच में। इनकी एक बहुत शानदार पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में छपी थी, पब्लिश हुई थी। और साथ में धन का निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी जी से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये विकल्प यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी.डी. सावरकर। और ये प्रश्न बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक भी बी.डी. सावरकर ने लिखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो 1857 का विद्रोह था, इन्होंने उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मजूमदार, आरसी मजूमदार जी हैं, तो इन्होंने स्टेटमेंट, इनका जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये याद रखिएगा इनसे रिलेटेड। बाकी हमने पीडीएफ में अटैच कर रखा, तो वहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट्स भी दिए गए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था 1857 की क्रांति को, तो आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। कुछ इसी प्रकार से 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा टी.आर. होम्स। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1895 में शिवाजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो विकल्प है आपके सामने और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में 94-95 में शिवाजी और गणपति उत्सव स्टार्ट किया था। साथ में इनसे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा अखाड़ा और लाठी क्लब भी इन्होंने स्थापित किए थे। और इनकी पुस्तकें हैं गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो आर्य जो लोग आए थे, आर्य, उनके घर के बारे में इन्होंने पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। साथ में 2 समाचार पत्र इनके थे जिसका नाम है केसरी और मराठा। अगले प्रश्न पर आते हैं। साथ में तिलक के बारे में जानते होंगे आप कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नारा दिया था इन्होंने। साथ में महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को उनके योगदान के लिए आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो भी फैक्ट्स हम आपको मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये बीपीएससी ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको 1 से 12 में कहीं ना कहीं आपसे पूछा, तो महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अब आते हैं पॉलिटी के प्रश्नों पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। स्विट्जरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के बारे में ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना की जो शुरुआती शब्द हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, जैसे बी द पीपल, हम भारत के लोग। तो ये इस टाइप का जो स्टार्टिंग होता है वो अमेरिका के संविधान में होता है। साथ में अमेरिका के जो संविधान की प्रस्तावना है वो ऐसा, और साथ में भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का संविधान पूरे विश्व में ऐसा संविधान था, प्रथम ऐसा संविधान था जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से होती है। इसीलिए हमने प्रस्तावना का जो विचार था उसको कहाँ से लिया है, तो हमने उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ़र्क थोड़ा सा रहता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है प्रस्तावना में, तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से, और साथ में तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा, जब भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, प्रस्तावना का विचार जब पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट फजल अली आयोग को कब लागू किया गया था। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट या राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी बोला जाता है। इसमें 3 मेंबर थे जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश फजल अली, साथ में एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य थे। 3 सदस्यीय जो है ये आयोग था। साथ में ये बना कब था, तो ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर 1953। तो 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का निर्माण हुआ था और फाइनली 1956 में इसकी रिपोर्ट जो है वो लागू कर दी गई थी भारत में। रिपोर्ट इन्होंने 1955 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है आप लोगों का,
निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बना रखा है? तो कुछ इस तरीके का प्रश्न आपने जो है TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था अभी लेटेस्ट में PRT में, वहाँ पर आपने देखा था। और जहाँ पर एक प्रश्न आपसे भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया था, तो ये NCERT 10th में आपका पॉलिटी में दिया है, तो इसलिए आपका यह प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। कई सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर थोड़ा डिबेट भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको नहीं पढ़ना है। NCERT से चूंकि पेपर बना था, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद क्यों माना था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जो नोट्स है आप उसको बाद देख लीजिएगा। 11वें प्लस प्रश्न का जो हल है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करेगा तब वहाँ जो आपसे TRE 3 में पूछा गया था, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्लास 10th NCERT में पॉलिटी में दिया है। पाठ नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 राजनीतिक दल, वहीं से ये प्रश्न बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? USA, कनाडा और UK। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुछ जो है एकात्मक शक्तियाँ ली गई हैं जिसमें केंद्र को मजबूती मिलती है, और केंद्र को मजबूती मिलने वाले किसी भी सिद्धांत, चाहे वो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हो, चाहे गवर्नर का सिद्धांत हो, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। बाकी हमने एक PDF में ही अटैच कर रखा है, NCERT 11th पॉलिटी का एक पेज पूरा अटैच कर रखा है, जिसमें किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, और कैबिनेट मिशन के ही संस्तुति पे जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो संविधान सभा जो बना था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बना था। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर इस प्रश्न का वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ही जो यहाँ पर सदस्य हैं, तीनों मेंबर थे। साथ में पैथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतिम सरकार में शामिल नहीं थे? तो अंतरिम सरकार जो बनी थी 2 सितंबर 1946 को, BPSC द्वारा बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन किसी भी मंत्रालय में नहीं थे। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, यहाँ नहीं पूछा गया, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो A हो जाएगा। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के बारे में ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार में वो भी शामिल नहीं थे। बाकी जगजीवन राम जी का हमने बता दिया। राजेंद्र प्रसाद जी का याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद जी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। साथ में लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो थे कानून मंत्री। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, चुने हुए और साथ में अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष और चुने हुए की जब बात आती है तो आपका जो उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सभी को मालूम है कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तो उस दूसरी बैठक में जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। और इनको रिकमेंड किसने किया था, इनकी जो है संस्तुति किसने की थी कि इनको जो है बनाया जाए? तो इनको जो है प्रपोज किया था, प्रस्ताव लेके आए थे इनको बनाने के लिए JB कृपलानी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो JB कृपलानी ने जो है सच्चिदानंद सिन्हा को सपोर्ट किया था कि, और वो कांग्रेस की तरफ से एक हिसाब से, चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी संविधान सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC मुखर्जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा का जब उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो SC मुखर्जी आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है B, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग मैच करते चलिएगा कि कौन से प्रश्न आपके कितने सही हो रहे हैं, और वीडियो समाप्त होने के बाद एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, जिनको BN राव भी बोला जाता है। तो BN राव या बेनेगल, सर बेनेगल नरसिंह राव आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भूगोल का यहाँ पर,
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सतह क्षेत्र के अनुसार, तो सतह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है, यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। 5 महान झीलें हैं अमेरिका महाद्वीप की, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी क्लासेस में चर्चा किया है। चलिए, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपसे आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बैकाल। तंगानिका झील सबसे लंबी झील है पूरे विश्व की, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, बूलर झील और डल झील किस नदी के द्वारा जल प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है सही वो है झेलम। जो झेलम नदी है उससे जो है बूलर झील को और डल झील को दोनों को जल प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुरु नदी जिसके किनारे कारगिल स्थित है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह प्रश्न आपका पीआरटी में टीआरई 3 में पूछा था। तो सुरु नदी जो है अल्टीमेटली ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा श्योक और जास्कर भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी सियाचिन ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर हो जाएगा नुब्रा। और जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी किसकी सहायक है? तो ये श्योक की सहायक है। और श्योक किसकी सहायक है? तो श्योक इंडस की सहायक नदी है। जास्कर भी इंडस की सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे ही जो लेह शहर है, लेह जो कैपिटल भी है लद्दाख का, तो इस सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सतलुज, सिंधु और चेनाब। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में बात करें तो जो सतलुज नदी है इस सिपकीला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य स्थित हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य जो स्थित हिमालय है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कश्मीर हिमालय में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा नामांकन जो किया गया वो पंजाब हिमालय के हिसाब से किया गया। कश्मीर हिमालय नहीं कहा जाता है नदियों के हिसाब से कभी भी, तो इस चीज़ को लेकर क्लियर रहिएगा। सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब बोलते हैं, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं बोलते हैं। बाकी हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आप PDF में देख लीजिएगा। तो सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली नदी से तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम नेपाल बोलते हैं, नेपाल हिमालय। तीस्ता से लेकर जो दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नमचा बरवा। नमचा बरवा की बात करें तो सबसे पूर्वी चोटी है, नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, वेनेजुएला में कर्तन दहन प्रणाली झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका प्रश्न NCERT से था, और इसमें अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में जो है झूम कृषि को, कर्तन दहन प्रणाली को, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को कोनुको के नाम से जानते हैं, कोनुको के नाम से जानते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? तो मिल्पा कहते हैं मैक्सिको या मध्य अमेरिका में, तो सेंट्रल अमेरिका में या मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। रोका कहाँ कहते हैं? तो रोका ब्राज़ील में कहते हैं। इसके अलावा मध्य अफ्रीका में याद रखिएगा मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में केला उत्पादन में जिला शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है मधुबनी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मधुबनी। सोर्स इसका जो हम बता दें 2022-23 का जो डाटा है, 2022 से 23 तक का डाटा है, और सोर्स इसका है बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24। जो पहले का डाटा है, जैसे SCERT वगैरह में आपको कहीं अगर दिखे मिले तो वहाँ आपको वैशाली देखने को मिल सकता है, या गूगल पे भी वैशाली मिल सकता है, लेकिन जो नया डाटा, लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से आंसर आपका मधुबनी है। तो ये ध्यान रखिएगा केले के मामले में। फिर अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान के लिए कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है नागालैंड। भारत की पहली भूतापीय परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो आंसर है पूगा घाटी, लद्दाख। फिर प्रश्न है, भारत का पहला चैडविक हाउस कहाँ पर? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ प्रश्न BPSC प्री 70th प्री में भी पूछा गया था, आंसर है पटना, बिहार। भागलपुर में ध्यान रखिएगा कि
गंगा डॉल्फिन जो ऑब्जर्वेटरी है विक्रमशिला, वो यहाँ पर भागलपुर में है। लेकिन जो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है वो पटना बिहार में बना है। करंट अफेयर का सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया? तो ये TRE 3D एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गुजरात। तो गुजरात में अगर हम बात करें तो बेट द्वारका नाम का एक जगह है, तो बेट द्वारका द्वीप, और वहीं पर इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अजरबैजान। तो ध्यान रखिएगा, अजरबैजान देश ने 2024 में 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है। अजरबैजान का जो कैपिटल है, राजधानी है बाकू। तो बाकू में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2025 के लिए याद रखिएगा ब्राज़ील में होगा। 2025 में COP 30 हो जाएगा, यहाँ पर 29 है तो अगला COP 30 हो जाएगा, COP 30 हो जाएगा। ब्राज़ील में बेलन शहर है, तो बेलन शहर में ब्राज़ील के वहाँ पर COP 30 2025 का आयोजित होगा। TRE 4 के लिए याद रख लीजिएगा। फिर है अगला प्रश्न आपका, निद्रा रोग का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर आंसर है सही, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर है। ऐसा कारण क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, निद्रा रोग जो होता है वो होता है ट्रिप्नोसोमा के वजह से। ट्रिप्नोसोमा के वजह से, क्योंकि विकल्प में दिया नहीं तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। लीशमैनिया से क्या होता है? तो लीशमैनिया से काला आजार होता है, आपने सुना भी होगा, NCERT में फैक्ट दिया भी गया। तो काला आजार ध्यान रखिएगा लीशमैनिया से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एंजाइम ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए जाना जाता है शरीर में। और इसके अलावा आप जो है हमारे जो लार में सेलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो सेलेवरी एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन से रिलेटेड है पाचन में। अगला प्रश्न है, सीधे चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संभव है? तो NCERT साइंस का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम याद रखिएगा। सीधे चलने, साइकिल चलाने, पेंसिल उठाने जैसी जो गतिविधियां होती मस्तिष्क की जो कि बैलेंस से रिलेटेड होता है वो सेरिबेलम से होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में आप लोग जानते हैं कि हार्मोन, तापमान टेम्परेचर कंट्रोल में, रेगुलेशन में, भूख प्यास से रिलेटेड जो है हाइपोथैलेमस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है? तो दो प्रकार के आपके 9th क्लास NCERT में कोशिका विभाजन के बारे में बताया गया है। पहला है माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, संतति कोशिकाओं में जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो मतलब माता की जो कोशिका की जो संख्या रहती है उसके समान रहती है गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है माता की कोशिकाओं से। तो ये जो केस होता है वो होता है मियोसिस में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नई कोशिकाओं में माता की कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, NCERT में बाकायदा डायग्राम से समझाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है? एथिलीन, 2,4-D, NNA। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एथिलीन। तो एथिलीन, और इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और भी दिया जा सकता है, एथोफोन। तो ध्यान रखिएगा, एथिलीन या एथोफोन, इनका काम क्या होता है, पकाने का, फल वगैरह को पकाने में काम में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पादप जगत के कौन सा समूह एम्फीबियन कहलाता है? तो एम्फीबियन का आप लोग हिंदी भी जानते होंगे। तो एम्फीबियन का हिंदी क्या होता है, उभयचर। और हमेशा थोड़ा हिंदी वाले ध्यान रखिए कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। कई बार परीक्षा में प्रश्न इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं और यह भी जो प्रश्न है ये भी BPSC द्वारा किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियंस, तो उभयचर की जगह यहाँ एम्फीबियंस दे दिया गया। तो इसलिए आप लोग हिंदी के साथ में थोड़ा बहुत इंग्लिश का जो टर्म है उसको ध्यान रखिए। तो पादप जगत में, और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट को
पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये जो है पौधे जो है मिट्टी में रहते हैं, लेकिन जो इनका जो यौन प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो उसके लिए पानी की इनको आवश्यकता पड़ती है। तो रहते मिट्टी में हैं, लेकिन जो है जल की इनको आवश्यकता पड़ती है, पानी में पानी की आवश्यकता पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इनको जो है ब्रायोफाइट्स को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी जिनको स्थल यानी मिट्टी की भी जरूरत पड़ रही है और जल की भी जरूरत पड़ रही है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पाइरोगायरा एनसीईआरटी में दिया है, यूलोथ्रिक्स, तो ये दोनों ही एल्गी के उदाहरण हैं। लेकिन जो फर्न होता है वो एक पौधा होता है, और फर्न एक पौधा होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये एल्गी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो लाल पांडा, रेड पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय 16 पारितंत्रीय विविधता का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय 16 वन जो होते हैं ये पर्वतीय वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं और पर्वतीय होते हैं। थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लगेगा कि पर्वतीय वन उष्णकटिबंधीय जनरली नहीं होते हैं, समशीतोष्ण टाइप के होते हैं, लेकिन जो 16 वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय होते हैं और साथ में पर्वतीय भी होते हैं। तो घास के साथ में उष्णकटिबंधीय 16 वन पाए जाते हैं, और ये जो है आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अब जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो इस विकल्प की जगह पे आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी दिया जा सकता है। अगर एग्जामिनर एनसीईआरटी से प्रश्न बनाएगा तो आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क देगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको विकल्प दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो समशीतोष्ण घास के जो मैदान है, सवाना की बात करें तो ये तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, प्रेरी और स्टेपी, तो बी और सी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी हमने नोट्स दे दिया है। 2 प्रकार के जो घास के मैदान है, समशीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास मैदान, वो देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया तो करता ही करता है, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। वायुमंडल में बिजली चमकने से भी होता है, एनसीईआरटी में बाकायदा बताया गया है। साथ में अंतरिक्ष विकिरण जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है उसके वजह से भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और नाइट्रोजन यौगिकीकरण का मतलब होता है कि जो N2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, NO3- में कन्वर्ट हो जाए या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाए। और ये किस तरीके से होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा, वायुमंडल में बिजली चमकने से, अंतरिक्ष विकिरण से। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आ गया रीजनिंग का, तर्क शक्ति का 45 नंबर प्रश्न है। तो इसका हम जो है उत्तर आपको बता दे रहे हैं, बाकी हमने सॉल्व कर दिया है, तो आप उससे देख लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पर हो जाएगा जो है माँ। महिला का जो व्यक्ति से संबंध है वो माँ का संबंध है, यानी जो महिला है उस व्यक्ति की माँ है। प्रश्न आपसे चलिए हम बता दे रहे हैं कि एक यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा कि इसकी माता, यानी इनकी जो माता जी हैं वो, इसकी माता तेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री का मतलब क्या हो गया कि इसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो ये लड़की अल्टीमेटली जो है इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर माँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 46 नंबर, 2 अंकीय संख्या, और इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा, सॉल्व भी किया होगा, तो आ भी गया होगा। आंसर इसका जो है वो है 62। सिंपल में है कि इनका जो डिफरेंस है दोनों नंबरों का वो 3 होना चाहिए, मतलब 3 गुना होना चाहिए, पहला दूसरे के 3 गुना होना चाहिए। तो 2 6, तो 2 गुणे 3, 3 गुना है 2 का 6 है, तो पहला संख्या 2 है, दूसरा 6 है यहाँ पर। अब दूसरी पहली कोई भी हो सकती है, तो ये आपका पहला कंडीशन। फिर बोला गया कि इसका जो उल्टा है यानी 26, इसको जोड़ दे तो 88 हो जाता है। यही कुछ पूछा गया था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 4 5 बनाते हैं, 6 8 10 बनाते हैं, तो जो है क्या यहाँ पर रखें कि 25 आ जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जहाँ लिखा है उसको प्लस
समझ के आप करिएगा तो आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर रखना पड़ेगा प्लस 20 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का होता है 400, ये हो जाएगा टोटल 625। 625 का मतलब 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। 48 प्रश्न है, रमन को लिखा जाता है तो कपिला को क्या लिखा जाएगा। तो आसान प्रश्न ये भी था। और आपको सेम टू सेम जो अल्फ़ाबेट नंबर्स अलॉट होते हैं, जैसे A फॉर 1, B फॉर 2, तो उसी तरीके से यहाँ पे पुट करना था। तो कपिला में K को अगर हम बात करें तो जो है आंसर यहाँ पे B है। K फॉर 11 हो गया, A फॉर 1 हो गया, फिर उसके बाद जो है P के लिए 16 हो गया, I के लिए 9 हो गया, और L के लिए 12 हो गया, और A के लिए 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1 से 100 के बीच में सभी संख्याओं को लिख दे तो 3 कितनी बार आएगा। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे 20 बार। और यहाँ पर अगर हम देखिएगा तो आप लिख भी सकते हैं, और वहाँ पर एक जगह आएगा 33, तो 33 में ध्यान रखिएगा, एक ये भी गिना जाएगा, टोटल आपका 19 आएगा, लेकिन ये 33 में 3 2 बार आया तो ये टोटल 20 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक लड़के ने एक लड़के का परिचय देते हुए अपने चाचा के पिता की पुत्री के रूप में कराया था, तो लड़का लड़के का क्या लगता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई। लड़का जो है लड़की का भाई लगेगा। और इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको हम यहाँ पर जो है बना दें। तो यहाँ पर लड़की है एक, और लड़की के जो अंकल हैं और अंकल के जो फादर हैं, यानी अंकल के जो पिता हैं, तो अंकल के फादर हो गए एक हिसाब से। और इनकी जो बेटी है तो इनकी बेटी हो गई, और बेटी का लड़का है, ये जो लड़का है, तो एक हिसाब से दोनों पैरेलल हो गए, बराबर हो गए, और एक हिसाब से क्या हो गए, भाई बहन हो गए। लड़की है लड़का है, तो ये लड़का क्या हो जाएगा, इस लड़की का भाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, भाई आंसर होगा। फिर है, रोहन का एक कक्षा में ऊपर से 7वां नीचे से 26वां स्थान है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी ध्यान रखिए, तो टॉप और डाउन, टॉप से आ रहा है 7वें नंबर पे, डाउन से आ रहा है 26वें नंबर पे। तो इसका फार्मूला होता है T+D-1, टॉप प्लस डाउन -1। तो 7 + 26 -1, तो 26 7 33 -1, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है 52, लुप्त पद का यहाँ पर चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सी। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है EK। और किस तरीके से यहाँ पे बना है, तो B से आपको C पर जाना है, C के बाद आपको यहाँ पर E पे चले जाना है, फिर E से आपको H पे चले जाना है, H के बाद आपको L पे चले जाना है। कुल मिला के यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ +3 होगा, +4 होगा, इस तरीके से। फिर इधर F से क्या करना है, F से H पे जाइएगा, +2 हो जाएगा। फिर H से जो है K पे जाइएगा तो +3 हो जाएगा। फिर K से जो है O पे जाइएगा तो यहाँ E हुआ और यहाँ K हुआ। तो इस तरीके से आपका वो एक एक बढ़ता जाएगा, और आंसर यहाँ पे आपका EK आ जाएगा। फिर प्रश्न यहाँ पर ABCDEF 6 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा। ये भी आसान प्रश्न था, लेकिन कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा। तो अंबुज, इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा, A+5 इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा समझ लीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। 2 4 6 8 10 और 12, अगर हम आपसे कहें कि सबसे छोटी क्रमागत 6 संख्याएं आप बता दीजिए, तो आप यही बताएंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 से 12 है। क्लियर है। अगर आप 2 को A मान लेते हैं तो 4 के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, A+2 करना पड़ेगा, यहाँ पर A+4 करना पड़ेगा, यहाँ पर A+6, यहाँ पर A+8, और 12 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, A+10। A का मान कितना है, 2 है, जोड़ते जाइएगा तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। 6 संख्या यहाँ पर है क्रमागत, अब इनका औसत पूछा है, तो आपको A जोड़ना था, A+2, A+4, A+6, A+8, A+10 जोड़ना था, और डिवाइड करना था 6 से। कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तो आप इनको जोड़ लीजिएगा। तो जब आप इनको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 6A + 30/6। 6 कॉमन कर दीजिए, 6 हटा दीजिए, तो A+5 हो जाएगा, बाहर लाएंगे और यहाँ से 6 सॉल्व हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा A+5। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, बढ़िया प्रश्न था ये। और इस द्विघात समीकरण को ज्ञात करिए जिसके मूल 2x² + 5x + 3 के मूलों के व्युत्क्रम है। तो आपको पहला काम यहाँ पे क्या करना था कि इसका व्युत्क्रम जो है, इसका मूल निकालना था इस जो है इक्वेशन का। तो इसका जो आएगा वो आएगा -1, -3/2।
-1 कामा -3/2 आएगा, इसका जो रूट्स है मूल है। अब पूछ रहा है कि इसका व्युत्क्रम किसका होगा, तो यहाँ पर अगर आप बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे तो जो 3x² + 5x + 2 है, इसका जब आप रूट्स निकालेंगे तो ऊपर वाले का उल्टा आ जाएगा। जो ये आया था -1 कामा -3/2, तो इसका उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो -1 का उल्टा तो -1 ही रहेगा, -3/2 का उल्टा -2/3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो रूट है यही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न था कि जो है मान लीजिए 100 रुपये का कोई सामान है, उस पर 10% बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देगा तो 110 रुपये हो जाएंगे, फिर उस पर 10% का छूट दे देता है तो 10%, 110 का 10% घटेगा तो 110 का 10% 11 घटेगा तो 110 से 99, यानी 100 रुपये का सामान था 99 में बेच दिया तो 1 रुपये का क्या हो गया, 1% का हानि यहाँ पर हो गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1% हानि। फिर अगला प्रश्न है 56, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 है, इसे बेचते समय इस पर निर्धारित बिक्री मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस छूट के बावजूद इस वस्तु पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार इस वस्तु का निर्धारित विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विकल्प के हिसाब से इसको आप देख लीजिएगा तो आसान रहेगा, आंसर हो जाएगा 1000। और इसको आप जो है जो कर भी सकते थे, और इसको आपको जो है करने के लिए क्या करना है, तो आपका जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, और SP है, तो SP आपने 1000 मान लिया है बाई ऑप्शन, और CP यहाँ पर आपका 800, बाकी अन्य तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 800 रुपये का है और 1000 में CP खरीदा है, 800 में 1000 में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो बिक्री मूल्य है उस पर 10% का छूट भी दिया, तो 10% का 1000 पे छूट देगा तो 10% का मतलब 100 रुपीज़ कम हो जाएगा, यानी 800 रुपये का था और 900 का बेच रहा है। अब इसलिए इसको कितने का लाभ हुआ है, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। तो इसको जो है 10% की छूट देने के बाद भी, बिक्री मूल्य पर SP पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ हुआ है, यानी 800 रुपये का था, 1000 से 100 घट गया, 900 हुआ, तो 8000 का था, 800 का था और 900 का यहाँ पर फाइनली दिया है, तो 100 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 100/800 हो जाएगा गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 12.5% आ जाएगा, जो कि यहाँ पर विकल्प में प्रश्न में दिया गया है 12.5%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर वो वेरीफाई होकर आ जाएगा 1000। अन्य तरीकों से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 57, दो संख्याओं के वर्गों का योग, इनकी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्रमशः 58 और 40 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं A और B हैं, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो A² + B² हो जाएगा, 58 के बराबर दिया है। फिर अंतर जो है वर्ग का, तो A² - B² ये दिया है 40। तो इस प्रकार से, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2A² बराबर हो जाएगा 98 और A² बराबर हो जाएगा 49, A² बराबर हो जाएगा 49, और A का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 7 नहीं आएगा, क्या आएगा, +-7 आएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर लगता है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो A² बराबर 49, तो A का मान +-7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है B² का मान निकाल लीजिए, जो पहला इक्वेशन था A² + B² बराबर 58, तो B² बराबर कितना हो जाएगा, तो 58 - A², इसमें जब आप पुट कीजिएगा तो B² का जो मान आएगा वो आएगा 9, तो B का मान कितना हो जाएगा, अगेन +-3, तो A का मान आपका आया था +-7, B का मान आपका आया है +-3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बोला गया है कि योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब आप पहला केस लेंगे जिसमें प्लस प्लस आ रहा है तो 7 और 3 10 हो जाएगा, दूसरा केस होगा -7 और -3 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, -10 होगा। तो पहले केस में प्लस का 10 आएगा, दूसरे में -10 का आएगा, तो A और B दोनों सही है। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पर आते हैं 58, दो संख्याएं हैं XY, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 20% कम है। तो मान लेते हैं कि XY है, तीसरा Z है, उससे Z मान लीजिए 100% है, Z से जो है Y कितना कम है, 20%, तो 20% कम होने का मतलब है 80% बचा। X कितना कम है, 50%, तो 50% बचा 100 में से। अब यहाँ पर बोल रहा है कि XY का कितना प्रतिशत है, तो 50% 80% का कितना है, तो सिंपल में आप क्या करिए, 50/80 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट में है तो परसेंट यहाँ पे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो 50-80 का कितना प्रतिशत, यही आपसे पूछा गया है, तो 50-80 का कितना हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 62.5%। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न है 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है। यदि लड़कियों को 1 रुपये और लड़कों को 50 पैसे मिले हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। हमने इसको सॉल्व कर दिया है, बाकी यहाँ पर आंसर बता दे रहे हैं 208। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं टोटल, 300 बच्चे हैं, तो 208 यहाँ पर लड़कों की संख्या। अगर आंसर 208 है तो 208 लड़कों को कितने पैसे मिले, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, 1 रुपये का आधा, तो 208 गुणे आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 104, यानी 104 रुपये इनको मिले, लड़कों को मिले हैं। और फिर 208 के बाद कितने लड़कियां बची हैं, 92, तो 92 लड़कियों को कितना मिला, 1-1 रुपये मिला, तो 92 ये जोड़ दीजिए तो 104 और 92 196 रुपये, ये आपको वेरीफाई कर जाएगा। फिर 60 नंबर का प्रश्न का उत्तर नन है। जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 997 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन। आशा करते हैं कि आप लोगों का जो टेस्ट है अच्छा गया होगा। अगर किसी वजह से किसी भी अभ्यर्थी का अच्छा नहीं गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मिस्टेक्स हैं आप उनको एनालाइज कीजिए कि प्रश्न गलत क्यों हुए हैं, क्या आते हुए गलत हुए हैं। अगर जो आते हुए गलत हुए उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी हम आगे कुछ सेशंस भी लेके आएंगे जहाँ आप अपने मिस्टेक्स को कम से कम कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 60 कितने आ रहे हैं, या फिर जो SST वाले हैं तो आपके आउट ऑफ 38 कितने आ रहे हैं। और आगे जो है आगे आप लोगों को ऐसे ही हम प्रयास करेंगे टेस्ट देने का। आप लोगों का सपोर्ट बना रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर कीजिए अभ्यर्थियों में जो BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का जुड़ने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी से।